नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है इस CCL ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज चार्ज फ्रॉम गाउस लॉ। यहाँ पे हमारा लास्ट आया था E इक्वल्स टू 2kq/r। लेकिन यहाँ पे वो 2k की जगह यहाँ पे हमने पाई लिख दिया, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा 2k लैम्डा l अपॉन RL। क्लियर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पाई की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपना जो कंडीशंस हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम उसको स्टडी करते हैं, वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट, तो यहाँ पे अभी हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसके लिए अगर हम बात करें तो वो है अपनी नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो हम एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट फ्रॉम गाउस लॉ। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम गाउस लॉ। ठीक है, अभी अपन इसके लिए डिस्कस कर रहे थे हम, और ध्यान रखना ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। क्लियर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इस नॉन कंडक्टिंग शीट के इस छोटे से पार्ट को हमने ज्यूम किया। यहाँ पे इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब चार्ज इसके सभी पार्ट्स पर अवेलेबल है, और नॉन कंडक्टिंग है तो ये चार्ज मूवेबल नहीं है। इसका मतलब चार्ज एक ही जगह रहेगा, दूसरी जगह ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये विशेष कर आप ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज का मूविंग नहीं है। अब हम बात करते हैं कोई पॉइंट P पर। मान लीजिए कोई पॉइंट P यहाँ सिचुएटेड है, जहां पे उसकी इसके सरफेस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको अज्यूम करेंगे इस तरीके से, इसको चार्ज मानते हुए इस वाले पार्ट को, और ये अपना एक कंप्लीटली गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गई। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के लिए हम बात करें तो हमारे पास ये अपना S1 हो गया, ये अपना S2 हो गया, और ये क्या हो गया, S3 हो गया। S3 के लिए बात करें तो E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक है। S1 के लिए बात करें तो यहाँ भी E वेक्टर और DS वेक्टर। देखो इस जो ये पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है, इसकी डायरेक्शन और E वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इस पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए, तो इसकी वजह से ये जो सीट है वो इस तरीके से, अगर हम इसको अज्यूम करें तो ये सीट आपकी इस तरीके से है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो एक तो ये हो गया इस साइड, ये हो गया इस साइड, और ये जो ये सिलेंड्रिकल है, तो ये सरफेस है सिलेंड्रिकल, इसको बोलते हैं हमने S2। S2 को चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे ऊपर लिखो, तो यहाँ पे E जो वेक्टर है वो तो ये डायरेक्शन में है, और जो अपना DS वेक्टर है वो इस डायरेक्शन। इसका मतलब कितना एंगल है, 90। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एंगल फॉर S1 सरफेस, पहले मैं एंगल की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, S1 सरफेस के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सिमिलरली एंगल फॉर S2 सरफेस, थीटा इक्वल्स टू S2 के लिए 90 डिग्री। क्लियर, ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो हमारा है वो वापस एंगल फॉर S3 सरफेस, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 0 डिग्री। क्लियर, तीनों के लिए। अब बात करते हैं हम टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए बात करें, वही जो अपन लास्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था, क्या होता है, फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, लास्ट में हम रखा था, क्या रखा था, क्लोज EDS cos थीटा S1 प्लस क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा S2। ठीक है, सिमिलरली क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा S3। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यूज S1 के लिए, S2 के लिए, S3 की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो हमारा जो आंसर्स है वो अब क्या आएगा, उसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा फाई इक्वल्स टू S1 के लिए बात करें इंटीग्रल S1 EDS cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस। वेरी गुड, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो यहाँ पे 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। S2 के लिए बात करें तो S2 के लिए 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, और इसके लिए बात करें तो S2 S3 के लिए तो ये हो जाएगा अपना
EDS। ठीक है, 5 क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है। अब यहां से बात करें तो 5 इक्वल्स टू, अब दोनों को देखो, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों इक्वल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब दोनों को जो साइज है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ES, यहाँ लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे S1 EDS इज इक्वल्स टू S2 EDS इक्वल्स टू ES। ठीक है, कंप्लीट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ES हो जाएगा। अब ध्यान रखना, किसी को नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना ES हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से अगर अपन लिखें टोटल चार्ज, तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ES। क्लियर। अब यहाँ पे हम S की बात करते हैं कि जो अपना S है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिनोट करें। तो आप नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ पे S की वैल्यू भी रख देंगे और उसकी जो फाई है उसकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे करते हैं अप्लाई गाउस लॉ। हम यहाँ पे गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ES। अब हम सरफेस है, पिछली लाइन था तो वहां लैम्डा आया था, सरफेस आएगा तो क्या जाएगा, सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन S। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा S। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2ES। तो S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, E, यहाँ पे हम बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E बचता है। ठीक है, और E को हम कैलकुलेट करें यहाँ से, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर E को कैलकुलेट करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या जाती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और r कैप लगा देना भाई, बस और कुछ नहीं है। ये जो r कैप है ना, ये डिस्टेंस है इसकी, अगर आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, r है। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है, दोनों के लिए अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन, ये लिख दीजिएगा, अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट फ्रॉम गाउस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 3 है, यहाँ भी कंडक्टिंग प्लेट है, सिर्फ यहाँ नॉन कंडक्टिंग की जगह क्या जाएगा, कंडक्टिंग आ जाएगा। बस अब यही एप्लीकेशन है, इसमें क्या जाएगा, कंडक्टिंग आ जाएगा। तो अपना जो डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन अपनी क्या है, तो मैं एक बार थोड़ा सा पूरा ही चेंज कर देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, और आप लोग फिर वहां से ध्यान से समझ भी लोगे। बस आपको लैंग्वेज लिखने की इसमें डायरेक्ट जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो नॉर्मल से लैंग्वेज लिख सकते हो, बाकी आपको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप चाहो तो वहां पे जो डायग्राम्स है उनकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो सिमिलरली, जैसे लास्ट टाइम लिखी थी। तो मैं आपको लिखिएगा, लेट ए चार्ज स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूट, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट ए चार्ज स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए यूनिफॉर्मली चार्ज density sigma over a non-conducting infinite sheet, and we have to calculate the electric field intensity at a point P situated at a perpendicular distance small r from the surface of sheet। full stop। नीचे लिखेगा न्यू लाइन से, to calculate we assume imaginary cylindrical Gaussian surface which is assembly of these surfaces S1, S2 and S3 having center of the surface of sheet। मतलब कि उन दोनों सरफेसों का जो सीट सेंटर है वो कहां पर है, उस सीट पर अवेलेबल है। बस इतना लिख के फिर बाद में जो लिखा हुआ था, अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट। क्लियर, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग शीट के लिए। तो सिमिलरली इसके लिए बहुत इजी सा है, थोड़ा सा हम जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडक्टिंग शीट है, यहाँ पे कोई कंडक्टिंग शीट है, हम इसको थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके भी आप से यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज है, कंडक्टिंग सरफेस है, तो कंडक्टिंग में क्या है कि चार्ज मूव हो सकता है।
इसीलिए उसके दोनों साइड नहीं होकर सिर्फ एक साइड ही हम अज्यूम करेंगे। इसके इनसाइड तो हो जाएगा 0 और दो साइड है। अब अपने पास ये S1 हो गया। अगर अपन बात करें तो ये तो हो गया अपने पास S1, इसको बोल दिया हमने S1 सरफेस और इसको बोल दिया S2 और ये हो गया अपना S3। ठीक है, तो S3 के लिए बात करें तो E वेक्टर और यहाँ पे DS वेक्टर, एंगल कितना आ गया भाई 90। यहाँ पे हम बात करें तो दोनों के लिए सेम है, E वेक्टर भी यही है और DS वेक्टर भी यही है। और यहाँ से इसके लिए बात करें तो यहाँ जो E है ना वो क्या होता है 0, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा 0। लेकिन हम फिर भी हम इसके लिए बात करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए अब 0 होता है वैसे तो, पर फिर भी हम बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स के लिए बात करेंगे वही अपन सबसे पहले वही करेंगे, एंगल फॉर S1 सरफेस। अगर हम S1 सरफेस के लिए एंगल निकालें तो क्या हो जाएगा अपना S1 सरफेस के लिए 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। S2 के लिए बात करूं, S3 के लिए बात करूं तो S3 के लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 0 हो गया, उसको तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पर फिर भी लिख सकते हो आप थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हम सबसे पहले वही टोटल फ्लक्स। अगर हम टोटल फ्लक्स के लिए यहाँ बात करें तो फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। सिमिलरली ध्यान रखना सारी एप्लीकेशंस के अंदर सिमिलर वर्ड्स यूज होंगे, सिमिलर टर्म्स यूज होंगे। फाई इक्वल्स टू समेशन S1 EDS cos थीटा प्लस S2 EDS cos थीटा प्लस S3 EDS cos थीटा। ठीक है, फटाफट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फाई इक्वल्स टू S1 के लिए कौन सा 0 डिग्री है तो ये तो बच जाएगा और S यूज हो जाएगा तो S हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ES प्लस यहाँ पे बात करो देखो EDS cos थीटा तो S2 के लिए 90 है तो ये हो जाएगा 0 और ये ऑलरेडी क्या होता है 0। तो हमारे यहाँ हमारे पास जो अभी इक्वेशंस हैं वो क्या आ गई, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ गई फाई इक्वल्स टू ES। क्या आ गई, फाई इक्वल्स टू ES। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फाई की वैल्यू रखें, अप्लाई गाउस लॉ। अगर हम यहाँ पे गाउस लॉ को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ES। सिमिलरली वो की कोई वर्ड आपको वापस यूज करने तो हमें Q इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा S। भाई ये भी सरफेस है तो क्या हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ES। तो S से S कैंसिल, तो यहाँ से फिर क्या आ गया E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपका ये आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो यहाँ से भी कुछ और वो चेंज करने की चाहे तो उसके लिए सिंपल सा हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और R के, ये क्या हो गया आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो गया, इसको लिख दीजिएगा। ये तो क्या होगा EFI और ये क्या हो गया डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। ध्यान रखना कौन सी है सरफेस डेंसिटी। और R वेक्टर किसको एप्सिलॉन नॉट क्या हो गई परमिटिविटी, परमिटिविटी इन वैक्यूम, ये वैक्यूम के अंदर है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप आवाज से लिख देना। ठीक है, और ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके चाहो तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लैंग्वेज व्हेन ए चार्ज, इस डायग्राम के बाद अगर आप लिखना चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो व्हेन ए चार्ज गिवन टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, when a charge given to infinite conducting plate then charge distribute uniformly over the surface and electric field 0 inside of plate। मैंने पहले कहा था ना क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे लिखेगा let the surface charge density on the conducting plate sigma, फुल स्टॉप। नीचे लिखेगा we have to find EFI at a point P at distance small r। ये यहाँ से कितने दूर पर है स्मॉल r डिस्टेंस पर, आप लिख लीजिएगा मैं लिख दूंगा स्मॉल r फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू फिगर इमेजिन ए cylindrical Gaussian surface of cross sectional area S1 S2 and
S3। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे एक पॉइंट लगा के, इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। सो अगर हम इसको E इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख देना। क्लियर। उसके बाद जैसा लिखा है वैसा कि वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है। अब लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 4। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 4 के लिए हम बात करें तो उसके लिए सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। बस यहां से इस कंडक्टिंग शीट के लिए क्या लेंगे अपन, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना आप, यहां से इजीली उसको भी आप समझ सकते हो। और बहुत सारी एप्लीकेशन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके आरबीएससी में भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस पर इसलिए आप ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शीट, स्फीयर, SPHERE। क्लियर। स्फीयर क्या है, वापस बोल दूं मैं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, चाहे स्फीयर लिखो चाहे सेल लिख दो, सेल का मतलब आप ज्यादा बेटर समझ सकते हो। स्फेरिकल शेल कैसे, देखो ध्यान से, ये कोई अपना पर्टिकुलर स्फीयर है। सेल का मतलब होता है इसके आउटमोस्ट चैम्बर के अंदर चार्ज का प्रेजेंट होना, इसका मतलब इसके अराउंड किसी चार्ज का प्रेजेंट हो जाना। ठीक है। यहां से इसके यहाँ पे रेडियस क्या है R, और कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया के लिए बात करें पर्टिकुलर, तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ ds की डायरेक्शन भी यही हो गई, तो मतलब कि इसके अंदर जो E वेक्टर है और जो ds वेक्टर है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है। तो हम अब इसको इजीली आगे सॉल्व करते हैं, और बाद में जहां भी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट हो गया हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही EFI मैं लिखवा दूंगा जो लैंग्वेज है, EFI एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो फ्लक्स इन ds एरिया, जो अपना एरिया है ना, इसके अंदर कितना फ्लक्स एरिया जनरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, phi इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल s E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ पे E वेक्टर एंड ds वेक्टर बीच एंगल क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, phi इक्वल्स टू s E ds cos 0, और phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s E ds। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल गाउस लॉ अप्लाई करना है, अप्लाई, बहुत इजी है, बस एक आपको मेथड समझ आना चाहिए, सिंपल से है सारे, वही स्टेप्स हैं। phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E ds s। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E बाहर ले जाओ, मतलब कि इसको आउट, और ds s। अब जो यहाँ पे ds s है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, s के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा। तो क्या आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू es। और वी नो दैट, लिख सकते हो आप, वी नो दैट q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सिग्मा s, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पढ़ा है ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां से q इक्वल्स टू लिख दो यहाँ पे, सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, चाहो तो, लेकिन एक बात और है यहाँ पे, आप ये कंडीशन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो कहने का मतलब मेरा जो है वो ये है कि हम यहाँ पर उस s को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो स्फेरिकल होता है उसका जो डेरिवेशन है, मतलब कि हाँ, स्फेरिकल के लिए जो डेरिवेशन के लिए हम बात करें तो 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो अपना q अपन s है, पढ़ा है ना, अपन इसमें रख सकते हैं q इक्वल टू सिग्मा s रख सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अपन जो ये s है ना, यहाँ 4 पाई r इस पर आएगा, और ये जो s इसका आता है वो a पे, मतलब r पे यूज होगा, तो स्मॉल r कैपिटल r में डिफरेंस होगा, इसलिए अपन अभी इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, और सीधा अभी यहाँ पे अपन इसको ही रखते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और s की वैल्यू रख लो यहाँ पे,
यहाँ पे जो s की वैल्यू है ना वो क्या है, s इक्वल्स टू, ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप इसकी जगह लिख सकते हो कि s इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, होता है ना 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या हो गई, e इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारी नई इक्वेशन है उसके लिए हम बात करें तो e इक्वल्स टू के क्यू, भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पे q इक्वल्स टू देंगे सिग्मा s, ठीक है, और सिग्मा s q इक्वल्स टू सिग्मा, अब s की वैल्यू रखो एरिया की, जो एरिया की वैल्यू क्या होती है, वैसे क्या होता है ये q अपॉन s होता है, ठीक है। सिग्मा वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रखो तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज तक था ना k, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से k की वैल्यू चाहो तो आप वापस पुट कर सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो e इक्वल्स टू, आंसर तो आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन और आगे बढ़ाना चाहो तो सिग्मा डॉट तो क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हो गया, ये ए पॉइंट पर है, यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे ए पॉइंट लिखना, व्हेन पॉइंट P situated outside the sphere, पहला पॉइंट है जब अपना आउटसाइड है, तो आउटसाइड तो अपना ये आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ये तो आउटसाइड हो गया, अब हम सेकंड पॉइंट के लिए बात करते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए अपना जो डायग्राम है थोड़ा सा जो आपका लैंग्वेज लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट जो हमारा बी पॉइंट होगा, वो इसी में बता रहा हूं मैं आपको, बी पॉइंट जो होगा हमारा वो हो जाएगा पॉइंट P situated at surface on the cell, ये सेकंड पॉइंट सेल हो जाएगा। स्मॉल r किसी को हो जाएगा कैपिटल r के, स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल R। नाउ E इक्वल्स टू सिग्मा r स्क्वायर। आप कह रहे सर आपने यहाँ से इसको यहाँ क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू सिंपल हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका आपका बी पॉइंट हो गया, और इसके अंदर जो आपका सी पॉइंट है, अगर आप वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो सी पॉइंट, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा इनसाइड, सी पॉइंट के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा वो इनसाइड, और इनसाइड के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनसाइड के लिए हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि ये पार्ट चार्ज के पार्टिकल इधर है, तो यहाँ से भी इधर जाएगा, यहाँ से भी इधर जाएगा, यहाँ से भी इधर जाएगा, तो टोटल जो चार्ज होगा इनसाइड पे वो क्या हो जाएगा 0। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड वो लिख लीजिएगा, मैं वैसे लिखवा देता हूँ, व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो लिखना इफ पॉइंट एट विच EFI is to be determined is inside the charged sphere, inside the charged sphere, then the charge enclosed by the spherical Gaussian surface will be 0. Gaussian surface will be 0 because charge is situated only on the surface of the charge surface, तो यहाँ पे जो चार्ज है सारा सिचुएटेड, इसकी जगह भी इस पॉइंट पर रखे, तो इधर से कुछ नहीं आ रहा, इधर से 12, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो सारे एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी वो क्या होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।